नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करते हैं अपने ट्रेड थियरी के बारे में, है ना। तो ट्रेड थियरी में हमने 4 मॉड्यूल पढ़ लिया है। आज हमारा 5वां मॉड्यूल चलेगा, जो होगा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, है ना। पीछे वाले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था ऑसिलोस्कोप के बारे में, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, है ना। ये होगा हमारा मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल 5 का नाम क्या होगा हमारा? DSO होगा, है ना। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? DSO बोलते हैं। ये भी क्या होता है कि ऑसिलोस्कोप के जैसा ही है ना। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में क्या होते हैं हमारे 2 प्रकार के इक्विपमेंट पाए जाते हैं। एक तो होता है एनालॉग और दूसरा होता है हमारा डिजिटल। तो जो हमने ऑसिलोस्कोप पढ़ा था ऊपर में, पहले में जो पढ़ा था वो था हमारा नॉर्मल ऑसिलोस्कोप था, ठीक है। वो एनालॉग टाइप का ऑसिलोस्कोप था, जिसमें क्या हम लोग एनालॉग सिग्नल को देते हैं, है ना। अब ये है, इसमें क्या टॉपिक में होगा हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देंगे तो हम लोग एनालॉग सिग्नल ही, लेकिन क्या करता है जो डीएसओ होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और बाइनरी के फॉर्मेट में आता है। 0 और 1 के फॉर्मेट में क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर क्या करता है, ये डीएसओ ऑपरेट करता है और उस हिसाब से सिग्नल को हमको क्या करता है, देता है किस पे, अपने पैनल पर, है ना। तो जैसा जैसा और जो जो हमारे फंक्शन डीएसओ में मतलब एनालॉग वाले ऑसिलोस्कोप में होते थे, नॉर्मल वाले में, एनालॉग वाले में वही फंक्शन, सेम फंक्शन हमारा क्या होता है, जो हमारा डीएसओ होता है उसमें भी वैसा ही फंक्शन पाया जाता है ना। तो लगभग दोनों का काम सेम ही है, दोनों सेम ही काम करते हैं। बस केवल क्या है, ये एनालॉग मेथड पे काम करता है डीएसओ नॉर्मल वाला हमारा, और डीएसओ जो होता है ये डिजिटल सिस्टम पे काम करता है। बाकी जो सिग्नल देने का काम है वो हम उसमें फंक्शन जनरेटर से सिग्नल इसको इनपुट पे देते थे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल देंगे कैसा, इनपुट पर देंगे फंक्शन जनरेटर से ही, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल आता है उसको ये क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और हमको क्या करता है, और जो भी फर्दर आउटपुट होता है या जो भी हम सिग्नल देखना चाहें, ट्रेंगुलर वेव हो गया, स्क्वायर वेव हो गया, साइनोसॉइडल वेव हो गया, उस तरह के तरंगों का क्या करता है, ये दिखाता है ना। तो अब हम इसके डिटेल्स में बात करेंगे पूरा कि क्या चीज है इसमें, कैसे होता है। हाँ, इसमें टॉपिक का जो नाम होगा हमारा, बोल रहा है कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के फ्रंट पैनल नियंत्रण को संचालित करना, है ना। तो इसके फ्रंट पैनल के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या कंट्रोल्स हैं, है ना, क्या क्या नियंत्रण है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग शुरू में क्या बोल रहा है। बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसा हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है, 2 प्रकार में विभाजित करा जाता है ना। पहला क्या है, एनालॉग होता है, और दूसरा क्या होता है, डिजिटल होता है। यानी डिजिटल उपकरण होते हैं और हमारे एनालॉग उपकरण होते हैं। अब जो हमारा एनालॉग उपकरण होता है वो निरंतर परिवर्तनशील वोल्टेज के साथ कार्य करते हैं, जबकि जो डिजिटल हमारे उपकरण होते हैं वो बाइनरी नंबर पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आगे है, जो वोल्टेज सैंपल को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो हमारा डिजिटल होगा, जो हमारा डीएसओ होगा, वो क्या करेगा कि बाइनरी नंबर पर क्या करता है, वोल्टेज के सैंपल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। यानी जो भी हम वोल्टेज इसमें अप्लाई करेंगे, जो भी हम सिग्नल इसमें अप्लाई करेंगे, उसका क्या करता है, सैंपलिंग करता है और उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे उदाहरण के लिए एक पारंपरिक कैसेट प्लेयर एक एनालॉग डिवाइस है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है हमारा, एक डिजिटल डिवाइस है ना। तो पहले के टाइम पे क्या है, एक कैसेट आता था जिसमें मैग्नेटिक रील लगी होती थी, है ना। उसको हम लोग एनालॉग बोलते थे, सिस्टम या एनालॉग डिवाइस बोलते थे। और जो हमारा एक आता है सीडी आता था, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क आता था, वो क्या होता था, हमारा डिजिटल होता था, क्योंकि उसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता था वो हमारा बाइनरी के फॉर्मेट में होता था, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता था। आगे है, उसी हिसाब से ऑसिलोस्कोप भी एनालॉग और डिजिटल प्रकार में आते हैं, है ना। पहले हमने पढ़ा था एनालॉग वाला ऑसिलोस्कोप। तो बोला है कि एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप क्या होता है, ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर चलने वाले इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, सीधे वोल्टेज लागू करके मापा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है कि एनालॉग में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन बीम चलती थी, है ना। उस बीम को क्या करते थे हम लोग, उसमें क्या कि वोल्टेज को अप्लाई करते थे और उस बीम को उस वोल्टेज के अनुसार क्या करते थे, उसका मापन करते थे। जो बीम आती थी या जिस हिसाब से वोल्टेज आता था उसी हिसाब से क्या करा जाता था, उसको मापा जाता था। आगे है, और उसके हाँ, इसके बाद क्या है, इसके विपरीत बोल रहा है कि इसके विपरीत एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप तरंग का सैंपल लेता है और वोल्टेज को डिजिटल सूचना में बदलने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का उपयोग कर
करता है और फिर स्क्रीन पर तरंग का पुनर्निर्माण के लिए इस डिजिटल सूचना का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसके विपरीत जो हमारा ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी तरंग देते हैं हम उस तरंग का क्या करता है, ये सैंपल लेता है ना, और उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, है ना। तो फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो भी एनालॉग सिग्नल देते हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है और फिर क्या करा जाता है, उसको उस पर ऑपरेशन करके उसको डिस्प्ले पर क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है ना। आगे है कि आगे बोल रहा है हमारा कि एनालॉग ऑसिलोस्कोप की तुलना में डिजिटल ऑसिलोस्कोप के कुछ लाभों में डिजिटल डेटा को स्टोर करने की स्कोप की क्षमता भी शामिल है, जिसे बाद में कंप्यूटर पर अपलोड करने के लिए डिस्क या हार्ड कॉपी या स्टोर, और डिजिटल डेटा को तुरंत माप करने की क्षमता भी शामिल होती है ना। दोनों का काम सेम ही है, वो भी तरंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और डिजिटल डीएसओ भी क्या करता है, हमारा तरंग को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो भी डेटा दिया जाता है या जो भी डेटा इसमें दिया जाता है वो बाइनरी वाला, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर भी कर सकते हैं, है ना। जो भी हम करा रहे हैं उसको क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद उसको हम किसी भी हार्ड कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम उस डेटा को वापस से क्या करते हैं, इसमें डालकर फिर से क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये एक फायदा होता था। जो हमारा एनालॉग ऑसिलोस्कोप होता था उसमें स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है, और इसमें क्या हमारा स्टोरेज की व्यवस्था होती है, इसलिए इसको बोला जाता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। आगे एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप में इस की मेमोरी में संग्रहित होता है ना, जो भी डाटा होता है उसमें एक मेमोरी लगा होता है डीएसओ में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को संग्रहित करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप हमारा कार्य करता है। अभी इसके हम बारे में और भी जानेंगे, इसका क्या क्या कंट्रोल्स है, क्या क्या फंक्शन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। बोला कि हाँ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या है। एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप को अक्सर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप या डिजिटल सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप के रूप में भी जाना जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप या डिजिटल सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप। सैंपलिंग क्यों, क्योंकि जो भी हम डेटा इसमें देते हैं, जो भी हम वोल्टेज देते हैं, जो भी सिग्नल देते हैं, उसका क्या करता है, ये पहले सैंपल लेता है और फिर उसको क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको डिजिटल सैंपलिंग क्या ऑसिलोस्कोप भी बोला जाता है। आगे है डिजिटल ऑसिलोस्कोप के पीछे की अवधारणा एनालॉग ऑसिलोस्कोप से कुछ अलग है। एनालॉग फैशन के में संकेतों को संसाधित करने के बजाय डीएसओ उन्हें डिजिटल कन्वर्ट डिजिटल कन्वर्टर एनालॉग टू एडीसी के एनालॉग का उपयोग करके डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है और फिर मेमोरी में डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है ना। तो क्या होता है कि जो भी हमारे एनालॉग सिग्नल आते हैं उसको ये डायरेक्ट एनालॉग में क्या है, रिप्रेजेंट करने के बजाय डीएसओ हमारा क्या करता है, वो उस डेटा को जो हमारा सिग्नल आता है एनालॉग वाला, उसको क्या करता है, ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है। उसके लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया जाता है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, इस डेटा को संग्रहित करता है और आगे ऑपरेशन में काम करवाता है, और फिर डिजिटल रूप में संकेतों को क्या करता है, संसाधित करता है। अंत में यह परिणामी को स्कोप की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के लिए चित्र प्रारूप में संकेत में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जो हमने डेटा दिया है उसको एनालॉग में, उसको क्या किया, इसने डिजिटल में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद उसको क्या किया, संसाधित किया, यानी उस पर कुछ ऑपरेशन किया या जो भी उसको करना है। उसके बाद क्या है, अंत में क्या होता है, जो भी परिणामी हमारा सिग्नल निकल कर आता है वो हमारा ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर क्या होता है, चित्र के फॉर्मेट में प्रदर्शित होता है। इसी काम को करने के लिए हम डीएसओ का उपयोग करते हैं, यानी जो भी सिग्नल हम जनरेट कर रहे हैं या जो भी हम वोल्टेज दे रहे हैं, जो भी सिग्नल दे रहे हैं उसको हमको देखना है। तो देखने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो एनालॉग ऑसिलोस्कोप होता है, एक तो डिजिटल। एनालॉग हम लोग पढ़ चुके थे और ये हमारा था डिजिटल ऑसिलोस्कोप, है ना। और भी इसमें जो भी चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में क्या है, हमको उसका ब्लॉक आरेख दिया गया है जो हमारा डीएसओ होता है। अब बेसिकली क्या होता है, चित्र में एक डीएसओ का ब्लॉक आरेख दिखाया गया है जिसमें निम्न शामिल है। डीएसओ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा डेटा एक्विजिशन, यानी डेटा को अधिग्रहण करना, डेटा को लेना, और दूसरा हमारा होता है स्टोरेज, यानी डेटा को हमने लिया फिर क्या किया, हमने उसको स्टोर किया। उसके बाद तीसरे पार्ट में हमारा आता है डेटा को डिस्प्ले करना, है ना। तो जो हमारा ऑसिलोस्कोप है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक तो डेटा को एक्वाइज करना, एक्विजिशन करना, उसके बाद डेटा को स्टोर करना, और तीसरा होता है हमारा डेटा को डिस्प्ले करना। तो इस तरह से हम उसके सर्किट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
हमारा डेटा अधिग्रहण को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर दोनों की मदद से अर्जित किया जाता है, जिसका उपयोग एनालॉग तरंगों को डिजिटाइज करने, संग्रहित करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो डेटा का अधिग्रहण जो होता है वो दो मेथड से हम लोग करते हैं। पहला होता है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और दूसरा होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। तो जो हमारा एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर होता है उससे हम क्या करते हैं, जो भी हम इनपुट पर डेटा देते हैं, जो भी हम उस इनपुट पर वोल्टेज देते हैं, उस वोल्टेज को क्या किया जाता है, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, यानी एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको हम लोग स्टोर करते हैं। उसके बाद उस पर जो भी ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन करने के बाद एक और हमारा डेटा को कन्वर्ट करने का होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर क्या करता है, उस डिजिटल डेटा को मेमोरी से निकाल कर वो क्या करता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है और डिस्प्ले पर क्या करता है, उसको हमको प्रदर्शित करता है। तो ये काम होता है हमारा डेटा अधिग्रहण में। आगे समग्र संचालन को नियंत्रण सर्किट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें आमतौर पर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब ये जो भी काम हो रहा है, जो भी हमारा संचालन हो रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग एक कंट्रोल सर्किट के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि जो भी इसमें फंक्शन होगा उस सब फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। आगे है सिस्टम में डेटा अधिग्रहण भाग में एक सैंपल और एक होल्ड सर्किट और डिजिटल कन्वर्टर के अनुरूप होता है। तो जो हमारा अधिग्रहण का भाग होता है उसमें हम लोग उसमें क्या होता है, सैंपल एंड हैंड सैंपल और होल्ड सर्किट होता है, और एक होता है डिजिटल से एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर होता है। अब है कि जो सैंपल क्लॉक द्वारा निर्धारित दर पर इनपुट सिग्नल को लगातार सैंपल और डिजिटाइज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक सैंपल क्लॉक लगा होता है, उस सैंपल क्लॉक के हिसाब से, उसके हिसाब से जो टाइम फिक्स होता है उस टाइम के लिए क्या करता है, वो इनपुट सिग्नल को लगातार क्या करता है, उसका सैंपलिंग करता रहता है और डिजिटाइज उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता रहता है। आगे है और क्या करता है, डिजिटल डेटा को स्टोरेज के लिए मेमोरी में प्रेषित करता है ना। तो क्या है कि एक सैंपल क्लॉक होता है ना, यानी एक साइकिल होता है, उस साइकिल में क्या करता है, डेटा को क्या करता है, वो उसको क्या करता है, सैंपल लेता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर उसको उसी टाइम पे क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करने के लिए भेज देता है। आगे है कंट्रोल सर्किट, यह निर्धारित करता है कि लगातार डेटा पॉइंट लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं या नहीं, जो कि मेमोरी को लगातार अपडेट करके किया जाता है ना। तो जो हमारा कंट्रोल सर्किट होता है वो निर्धारित करता है कि जो भी डेटा को क्या किया जा रहा है, उसको अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, उस डेटा को वो मेमोरी में स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितना स्पेस खाली है, उस स्पेस को देखना और उसके हिसाब से उस डेटा को क्या करना है, स्टोर करना। ये सब किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल सर्किट के द्वारा किया जाता है। आगे है हमारा कि जब मेमोरी भर जाती है तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर से अगला डेटा पॉइंट, जब मेमोरी भर जाती है तो हमारा जो एनालॉग डिजिटल एडीसी से अगला डेटा पॉइंट पुराने डेटा पर लिखने वाले पहले मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है। डेटा अधिग्रहण और भंडारण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कंट्रोल सर्किट को इनपुट तरंग या बाहरी ट्रिगर स्रोत से ट्रिगर सिग्नल प्राप्त नहीं होता है ना। तो क्या किया जाता है कि जो भी हमारा जब मेमोरी भर जाता है तो क्या करता है कि जो हमारा एडीसी से क्या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से जो डेटा पॉइंट है वो पुराने डेटा पर लिखने वाले पहले मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाता है ना। मान लीजिए मेमोरी क्या है, एक बार फुल होगी तो उसके बाद क्या है कि जो भी हमारा डेटा शुरू में क्या किया गया था, उसमें भरा गया था, तो उसको मिटाकर क्या करता है, उसमें फिर से डेटा को स्टोर कर देता है। अब है कि ये जो डेटा अधिग्रहण और स्टोरेज की जो प्रक्रिया है ये कब तक चलती रहती है, कि जब तक कंट्रोल सर्किट को क्या है कि किसी इनपुट तरंग या बाहरी ट्रिगर स्रोत से ट्रिगर सिग्नल नहीं प्राप्त होता है, तब तक ये प्रक्रिया क्या होती है, हमारी चलती रहती है। आगे है कि जब ट्रिगर होता है तो सिस्टम रुक जाता है और ऑपरेशन के डिस्प्ले मोड में प्रवेश करता है, जिसमें कैथोड रे ट्यूब पर मेमोरी डेटा केस या कुछ हिस्से को बार बार प्रदर्शित किया जाता है ना। अब बोला कि जब ट्रिगर होता है ना, जब हम क्या करते हैं, ट्रिगर सिग्नल देते हैं तो हमारा जो डाटा को एक्वाइज करना और उसको स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है और हमारा ऑपरेशन चालू हो जाता है ना। ऑपरेशन के डिस्प्ले मोड में प्रवेश करता है। जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या करता है, डिस्प्ले मोड में क्या करता है, हमारा प्रवेश करता है, जिसमें कैथोड रे ट्यूब पर मेमोरी डेटा केस या कुछ हिस्से को बार बार क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो उसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, बार बार उसको
प्रदर्शित किया जाता है। आगे हमारा डिस्प्ले ऑपरेशन में दो DAC का उपयोग किया जाता है, जो मेमोरी से CRT डेटा के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विक्षेपण वोल्टेज देता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम का ऊर्ध्वाधर विक्षेपण देता है ना। तो अब क्या है कि जो हमारा डिस्प्ले ऑपरेशन होता है उसमें हम लोग दो DAC यूज करते हैं। DAC का मतलब क्या हुआ, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। यानी अब डेटा क्या है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा, उसका दो हम लोग उपयोग करते हैं, जो क्या करता है मेमोरी से CRT डेटा के लिए, है ना, यानी कैथोड रे ट्यूब डेटा के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विक्षेपण वोल्टेज देता है ना। तो क्या होगा, एक जब भी यह डिस्प्ले कराया जाता है किसी भी सिग्नल का, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों डायरेक्शन में क्या है हमारा डेटा को क्या करा जाता है, उसको डिस्प्ले कराया जाता है या विक्षेपित किया जाता है, उसके लिए क्या है वोल्टेज जनरेट करके देता है हमारा। आगे है जो इलेक्ट्रॉन बीम का ऊर्ध्वाधर विक्षेपण देता है, जबकि टाइमर, हाँ, टाइम बेस काउंटर ईस्टर के स्वीप सिग्नल के रूप में क्षैतिज विक्षेपण देता है ना। तो क्या है कि हमारा ये, हाँ, क्षैतिज विक्षेपण भी देगा और हमारा ऊर्ध्वाधर विक्षेपण भी क्या करता है, ये देता है। आगे है स्क्रीन डिस्प्ले में असतत बिंदु होते हैं जो डेटा बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन डॉट की संख्या 1000 या उससे अधिक के रूप में बहुत बड़ी है कि वे एक साथ मिश्रित होते हैं और एक स्मूथ निरंतर तरंग प्रतीत होते हैं, है ना। तो जो हमारा स्क्रीन डिस्प्ले होता है उस पर क्या है बहुत सारी डॉटेड होती हैं या असतत बिंदुएं होती हैं, है ना। विभिन्न डेटा बिंदुओं का जो अलग अलग डेटा बिंदु का क्या करते हैं हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन डॉट की संख्या जो है वो 1000 या उससे अधिक होती है। तो जब वे सारी डॉट्स एक साथ मिलती हैं तो हमको क्या है एक स्मूथ और निरंतर तरंग क्या होता है प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले, मान लीजिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर क्या है बहुत सारे डॉटेड 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 होते हैं, यानी पास पास में होते हैं एकदम, है ना। तो सब डॉटेड क्या होते हैं, वो एक डेटा को प्रदर्शित करते हैं, जो बिंदु होते हैं वो एक डेटा को प्रदर्शित करते हैं, है ना। जब सारे बिंदु मिलते हैं एक साथ तो हमारा डेटा क्या होता है, जो भी हम सिग्नल देते हैं वो स्मूथ और निरंतर सिग्नल हमको क्या होता है प्राप्त होता है और एकदम बढ़िया सिग्नल हमको प्रतीत होता है। हाँ, ये है हमारा यहाँ पे, ये है जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है किसका, डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम है, इसको हम लोग को देखना है ना। अब इसमें क्या है हमारा, ये एक बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है हमारा डेटा को एक्वाइज करता है ना, डेटा एक्विजिशन बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारा दूसरा होता है मेमोरी लोकेशन यानी स्टोरेज डिपार्टमेंट हो गया, और तीसरा है हमारा ये डिस्प्ले डिपार्टमेंट, है ना। तो 3 डिपार्टमेंट में हमने इसको बांटा था, डाटा को ग्रहण करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा का डिस्प्ले कराना, है ना। तो इसमें क्या है कि हमारा सैंपल और होल्ड सर्किट लगा हुआ है ना। ये क्या करता है डेटा का सैंपलिंग करता है ना, और डेटा को होल्ड करके रखता है। फिर क्या करता है इस डेटा को क्या करता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से क्या किया जाता है, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं जो भी हमारा एनालॉग सर्किट आता है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इनपुट सिग्नल देते हैं। अब यहाँ पर इसी एक्विजिशन में हमारा एक क्या लगा होता है कंट्रोल सर्किट लगा होता है। ये कंट्रोल सर्किट क्या करता है, यानी बेसिकली इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर लगा कर रखते हैं, ये सारा जो भी फंक्शन चल रहा होता है इसको कंट्रोल करता है कि किस मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है, मेमोरी के किस भाग में स्टोर करना है और किस हिसाब से उसका स्टोरेज किया जाएगा, उसको ये क्या करता है कंट्रोल करता है कब तक स्टोर करना है ना। जैसे ही इसको ट्रिगर सिग्नल दिया जाता है क्या होता है ये बंद हो जाता है ना। अब यहाँ से क्या है इस कंट्रोल सर्किट को हम लोग दो ट्रिगर सिग्नल देते हैं, एक तो एक्सटर्नल ट्रिगर और दूसरा क्या होता है इंटरनल ट्रिगर। यानी दो तरह से इसको हम लोग ट्रिगर करते हैं किसको, कंट्रोल यूनिट को, कि हाँ भाई काम अब करना है या काम डेटा को अधिग्रहण करना बंद कर देना है ना। तो इस तरफ से यहाँ से एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर दिया जाता है। यहाँ पे क्या है क्लॉक सैंपल दिया जाता है इसको कि हाँ इतना टाइम के लिए क्या करना है डेटा को अधिग्रहण करना है, डेटा को स्टोर करते रहना है, डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते रहना है। आगे जब क्लास पल्स देके हम लोग इसको काम कराते हैं। अब यहाँ पे क्या ये डेटा को क्या करेगा सैंपल लेगा उसका और होल्ड करता है, थोड़ा सा सैंपलिंग करता है, उसके बाद एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इस कंट्रोल सर्किट के जरिए ये डेटा को उसके एड्रेस पे क्या करता है स्टोर करता है मेमोरी में, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया हमारा डेटा का एक्विजिशन और मेमोरी का हमारा पार्ट हो गया। अब आगे क्या है डेटा को डिस्प्ले कराना। जब भी डिस्प्ले कराना होता है ये क्या करता है हमारा मेमोरी से डेटा को लेता है, ठीक है,
मेमोरी से क्या करेगा, हमारा डेटा को लेगा और डेटा को एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर की मदद से ये क्या करता है, वर्टिकल एम्पलीफायर की मदद से हमारा डिस्प्ले पर क्या कराता है, डिस्प्ले यूनिट पर क्या करता है, इसको डिस्प्ले करवाता है। तो ये हमारा क्या है कि ब्लॉक डायग्राम है डीएसओ का, है ना। इसका चित्र बना लेना और एक बार इसका सारा ब्लॉक डायग्राम देख लेना, कौन सी चीज कहाँ पर है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हमारा ऑसिलोस्कोप कार्यों को समझना है ना, कि ऑसिलोस्कोप के कार्य को क्या करेंगे हम लोग, उसको समझेंगे कि क्या कैसे कार्य होता है। बोला कि इस अध्याय में ऑसिलोस्कोप का उपयोग करने से पहले आपको आपको निम्नलिखित ऑसिलोस्कोप कार्यों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कार्य हैं? पहला है हमारा ऑसिलोस्कोप की स्थापना, दूसरा है हमारा ट्रिगरिंग, तीसरा है हमारा सिग्नल प्राप्त करना, चौथा है हमारा स्केलिंग और पोजिशनिंग वेवफॉर्म, और पांचवा है हमारा तरंगों को मापना। तो ये सब क्या है, 5 प्रकार के इसके कार्य हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा कार्य इसमें किया जाता है। तो पहला है हमारा ऑसिलोस्कोप की स्थापना, उसको सेटअप कैसे करेंगे या सेटिंग उसका कैसे करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। ऑसिलोस्कोप की स्थापना बोला कि आपको 3 कार्य से परिचित होना चाहिए, जिसका आप अपने ऑसिलोस्कोप को संचालित करते समय अक्सर उपयोग कर सकते हैं। पहला है ऑटो सेट, ऑटो सेट एक सेटअप को सेव करना और एक सेटअप को याद करना, ठीक है। ऑटो सेट का उपयोग करके फंक्शन आपके लिए एक स्थिर तरंग डिस्प्ले प्राप्त कराता है ना। तो जब हम लोग ऑटो सेट का उपयोग करते हैं तो जो भी हमारा फंक्शन है वो हमको क्या करता है, एक स्थिर क्या करता है, तरंग को डिस्प्ले करवाता है। आगे है, ये स्वचालित रूप से लंबवत पैमाने और क्षैतिज पैमाने और ट्रिगर सेटिंग को समायोजित करता है ना। तो जब हम ऑटो सेट कर देते हैं तो क्या करता है, स्वचालित रूप से जो भी हमारा लंबवत पैमाना होता है, जो भी हमारा क्षैतिज पैमाना होता है और जो भी हमारा ट्रिगर सेटिंग होता है, उसको क्या होता है, अपने आप ही क्या करता है, समायोजित करता है। आगे है, ऑटो सेट सिग्नल प्रकार के आधार पर ग्रेजुअल क्षेत्र में कई स्वचालित माप भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऑटो सेट जो होता है सिग्नल के प्रकार के आधार पर क्या करता है, वो कई क्षेत्र में क्या है, अपने आप से ही वो सिग्नल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, किस पे, डिस्प्ले पर। आगे सेटअप सेव करना, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सेटअप को सेव करना, कि सेटअप को कैसे सेव करना है उसके बारे में बात करते हैं। बोला कि यदि आप ऑसिलोस्कोप को बंद करने से पहले अंतिम परिवर्तन के 5 सेकंड बाद प्रतीक्षा करते हैं तो ऑसिलोस्कोप करंट सेटअप को सेव करता है ना। मान लीजिए क्या है कि आपको कैसे सेव करना उसको, तो क्या बोल रहा है कि ऑसिलोस्कोप को बंद करने से पहले, है ना, अंतिम परिवर्तन के 5 सेकंड बाद प्रतीक्षा करते हैं तो क्या करता है, ऑसिलोस्कोप जो करंट डेटा होता है या करंट सेटअप होता है उसको क्या कर लेता है, सेव करता है। यानी बंद करने से पहले आपको 5 मिनट तक वेट करना है ना। तो क्या करेगा, आपको 5 सेकंड तक वेट करना है, तो क्या करेगा, 5 सेकंड में जो भी हमने डेटा को, जो भी हमने सेटअप करके रखा हुआ है उसको क्या करेगा, वो सेव कर लेगा। उसके बाद हम अपना नया सेटअप उसको कर सकते हैं या उसको हम बंद भी कर सकते हैं। बोला कि अगली बार जब आप पावर कनेक्ट करते हैं तो ऑसिलोस्कोप इस सेटअप को रिकॉल करता है ना। क्या है कि मान लीजिए आपने बंद करने से पहले 5 सेकंड पहले तक उसको टाइम दिया, तो उसने क्या किया, जो भी हमारा सेटअप था उसको सेव कर लिया, और आपने क्या किया, उसको बंद कर दिया, किसको, हमारा जो ऑसिलोस्कोप था। जब अगले दिन या जब अगली बार आप क्या करेंगे, जब ऑसिलोस्कोप को आप स्टार्ट करेंगे तो जो प्रीवियस में सेटअप आपका सेव हुआ है वो उसको क्या करता है, फिर से रिकॉल करता है। आगे है, आप 10 अलग अलग सेटअप तक अस्थायी रूप से सेव करने के लिए सेव या रिकॉल मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो 10 बार क्या है, अलग अलग सेटअप को अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करा जाता है, हमारा डेटा को सेटअप किया जाता है या सेव किया जाता है। अगला हमारा फंक्शन है सेटअप को रिकॉल करना, है ना। सेटअप को रिकॉल कैसे करेंगे, ऑसिलोस्कोप आपकी किसी भी सेव किए गए सेटअप या डिफॉल्ट सेटअप को बंद करने से पहले, बंद करने से पहले पिछले सेटअप को रिकॉल कर सकता है, ठीक है। तो क्या है कि आप मान लीजिए आपने क्या किया है, ऑसिलोस्कोप में डेटा को क्या किया है, सेटअप किया है या डिफॉल्ट सेटअप किया है ना। तो उसको अगर आप बंद करने से पहले क्या करा जाता है, या उसको मान लीजिए आप बंद करना चाहते हैं तो उसके बंद करने से पहले क्या करेगा, जो प्रीवियस में सेटअप आपने किया है उसको क्या करता है, ये रिकॉल करवाता है कि हाँ भाई आपने इसको भी क्या किया है, सेटअप किया है, ठीक है। मान लीजिए पहले से आपने सेटअप कर दिया है या कुछ आपको बाय डिफॉल्ट सेटअप है उसमें, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो बंद करने से पहले वो आपको रिकॉल कराएगा कि हाँ भाई ये चीजें आपने क्या किया इसमें सेटअप किया है, उसी को किया बोला जाता है सेटअप को रिकॉल करना, है ना। आगे हमारा डिफॉल्ट सेटअप क्या होता है,
कारखाने से भेजे जाने वाले ऑसिलोस्कोप को सामान्य संचालन के लिए स्थापित किया जाता है। जब आप ऑसिलोस्कोप को जब क्या है कंपनी बनाकर उसको भेजती है तो सामान्य ऑपरेशन या सामान्य संचालन के लिए क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ सेटअप करके वो देता है। ये क्या कहलाता है, हमारा डिफॉल्ट सेटअप कहलाता है। तो डिफॉल्ट सेटअप जो होता है वो हमारा जो कंपनी होता है, जो कंपनी हमारा बनाकर देता है वो क्या करता है, डिफॉल्ट सेटअप करके देता है, यानी उसमें से पहले से कुछ सेट करके देता है, उसे बोला जाता है डिफॉल्ट सेटअप। बोला कि इस सेट को रिकॉल करने के लिए डिफॉल्ट सेटअप बटन को पुश करें। ठीक है, अगर इस सेटअप को क्या करना है, आपको कंफ्यूजन है कि उसको रिकॉल करना है तो क्या करना है, आपको डिफॉल्ट सेटअप बटन को पुश करना है। तो क्या है, जो भी सेटअप उसमें किया हुआ है, जो कंपनी ने करके भेजा है, वो आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। अगला है हमारा ट्रिगरिंग। क्या है, ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग क्या होता है, ट्रिगर निर्धारित करता है कि ऑसिलोस्कोप को डेटा को कब डेटा प्राप्त करके शुरू करना है और एक तरंग को डिस्प्ले करवाना है ना। तो ट्रिगरिंग हमारा ये निर्धारित करता है कि ऑसिलोस्कोप क्या है, कब डेटा प्राप्त करके बंद होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, डिस्प्ले ऑपरेशन शुरू होगा, वो हमारा निर्धारित करता है ट्रिगरिंग। आगे बोल रहा है कि जब एक ट्रिगर को जब एक ट्रिगर ठीक से सेट किया जाता है तो ऑसिलोस्कोप अस्थिर डिस्प्ले या रिक्त स्क्रीन को सार्थक तरंगों में परिवर्तित करता है ना। तो क्या बोल रहा है कि जब हम ट्रिगर को ठीक से सेट कर देते हैं तो जो हमारा ऑसिलोस्कोप पर अस्थिर डिस्प्ले या रिक्त स्क्रीन होता है उसको क्या करता है, वो सार्थक तरंगों में परिवर्तित करता है, अगर उसको हम अच्छे से सेट करते हैं तब। आगे जब आप अधिग्रहण शुरू करने के लिए रन या स्टॉप या सिंगल सीक्वेंस का बटन दबाते हैं तो ऑसिलोस्कोप निम्न चरणों से गुजरता है ना। तो मान लीजिए आपने क्या क्या है, डेटा अधिग्रहण शुरू करने के लिए, डेटा को लेने के लिए क्या क्या आपने रन या स्टॉप या सिंगल सीक्वेंस का बटन दबाया है ना। तो आपको क्या करना, आप क्या करेंगे, ऑसिलोस्कोप क्या है, निम्न चरणों से गुजरता है। कौन कौन से चरण है, पहला है हमारा वेव फॉर्म रेड फ्रीक्वेंसी के हिस्से को भरने के लिए पर्याप्त डेटा प्राप्त करता है और स्क्रीन के निचले दाएं कोने पर फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमारा जो वेव फॉर्म रेड फ्रीक्वेंसी के हिस्से को भरने के लिए क्या करता है, डेटा को क्या करेगा, हमारा प्राप्त करता है और स्क्रीन के निचले हिस्से पर क्या करता है, दाएं कोने पर फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित करता है कि हाँ किस फ्रीक्वेंसी का हम डेटा ले रहे हैं। आगे हमारा दूसरा क्या है, ट्रिगर स्थिति होने की प्रतीक्षा करते हुए डेटा प्राप्त करना जारी रखता है ना। तो क्या है कि जब तक ट्रिगर की स्थिति नहीं आती है तब तक वो क्या करेगा, डेटा को लेता रहेगा, डेटा को लेता रहेगा, डेटा को लेता रहेगा। आगे ट्रिगर की स्थिति का पता लगाता है ना, ये भी पता लगाता रहता है कि ट्रिगर होने वाला है या नहीं हुआ है, तब तक क्या करेगा, वो डेटा को लेता रहेगा। आगे तरंग रिकॉर्ड पूर्ण होने तक डेटा प्राप्त करना जारी रखता है। जब तरंग को रिकॉर्ड करना जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक क्या करता है, वो डेटा को प्राप्त करना जारी करता रहता है। आगे नए अधिग्रहित तरंग को प्रदर्शित करता है ना। तो जो हमारा नया हमने क्या किया है, सिग्नल को लिया है, उसको क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। आगे है एज और फ्यूज ट्रिगर के लिए ऑसिलोस्कोप ट्रिगर आवृत्ति निर्धारित करने के लिए ट्रिगर इवेंट होने की दर को गिनता है और स्क्रीन के निचले दाएं कोने में फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है ना। तो क्या करेगा, स्क्रीन के दाएं कोने पर क्या करता है, हमारा फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता रहता है। आगे हमारा सोर्स है। सोर्स क्या है, क्या होता है सोर्स, ऑसिलोस्कोप ट्रिगर के रूप में उपयोग किए जाने वाले सिग्नल का चयन करने के लिए, है ना, ऑसिलोस्कोप ट्रिगर के रूप में उपयोग किए जाने वाले सिग्नल का चयन करने के लिए आप ट्रिगर स्रोत विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, है ना। स्रोत क्या है, जो हमारे ट्रिगरिंग के जो स्रोत होते हैं उनके विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है, हमारा स्रोत कहलाता है। अब कौन कौन से स्रोत है हमारे, स्रोत किसी चैनल बीएनसी से या एक्सटर्नल ट्रिगर, एक्सटर्नल ट्रिगर बीएनसी या एसी पावर लाइन केबल एज ट्रिगर के साथ उपलब्ध होते हैं, से जुड़ा कोई भी सिग्नल हो सकता है ना। तो बीएनसी केबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नल ट्रिगर दे सकते हैं, है ना, या एसी पावर लाइन से जुड़ा कोई भी सिग्नल हमारा हो सकता है। ये हो गया हमारा स्रोत, यानी स्रोत कहाँ से आना है ट्रिगरिंग के लिए, जो हमारा सिग्नल को क्या करना है, ट्रिगर करना है। अब क्या हमारा टाइप है ना, टाइप यानी प्रकार है किसका, जो हमारा ट्रिगरिंग का प्रकार होता है उसको बता रहा है। बोला कि ऑसिलोस्कोप 3 प्रकार के ट्रिगर प्रदान करता है ना। कौन कौन सा ट्रिगर हमारा, एज है, वीडियो है और पल्स विड्थ है ना। तो इस प्रकार के हमारे क्या है ट्रिगरिंग होते हैं। पहला होता है हमारा एज होता है, वीडियो होता है और पल्स होता है। ये 3 प्रकार का हमारा क्या है, ट्रिगरिंग है। आगे हमारा मोड है ना, किस मोड में हमारा ट्रिगरिंग होगा। तो बोल रहा है कि मोड क्या होता है, मोड है हमारा जब ऑसिलोस्कोप ट्रिगर स्थिति का पता नहीं लगाता है
तो ऑसिलोस्कोप डेटा कैसे प्राप्त करता है, इसे परिभाषित करने के लिए आप एक ट्रिगर मोड का चयन कर सकते हैं, है ना। तो क्या है कि जब ऑसिलोस्कोप हमारा क्या है ट्रिगर की स्थिति का पता नहीं लगा पाता है, तो क्या है कि ऑसिलोस्कोप डेटा कैसे प्राप्त करता है, इसे परिभाषित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिगर मोड का चयन कर सकते हैं। अब ट्रिगर मोड क्या है, मोड है हमारा ऑटो है या तो नॉर्मल है ना। तो दो मोड है हमारे, या तो ऑटो मोड होता है या तो नॉर्मल मोड होता है। एकल अनुक्रम प्राप्ति के लिए, है ना, सिंगल सीक्वेंस बटन को पुश करें, है ना। तो अगर आपको एकल अनुक्रम प्राप्ति करना है, उसके लिए हमको क्या करना है, सिंगल सीक्वेंस बटन को क्या करना है, हमको पुश करना है। तो हमारा क्या करेगा, उस मोड में सिलेक्ट हो जाता है। अगला है हमारा कपलिंग। क्या है हमारा कपलिंग, बोला है कि कपलिंग क्या है, एक ट्रिगर कपलिंग विकल्प, है ना। ट्रिगर कपलिंग विकल्प का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि सिग्नल का कौन सा हिस्सा ट्रिगर सर्किट में जाएगा, है ना। तो जो कपलिंग है हमारा, ट्रिगर कपलिंग विकल्प का हम लोग चुनते हैं इसलिए क्योंकि ये बताता है या ये निर्धारित करता है कि हमारा जो सिग्नल है उसका कौन सा हिस्सा क्या है सर्किट में जाएगा। आगे बोल रहा है कि यह आपको तरंग के स्थिर प्रदर्शन को प्राप्त कराने में मदद करता है ना। तो जो भी तरंग दे रहे हैं उसको उसका स्थिर प्रदर्शन करने के लिए क्या करता है, ये हमारी मदद भी करता है। आगे ट्रिगर कपलिंग का उपयोग करने के लिए ट्रिग मेन्यू बटन को पुश करें, एक एज या एक पल्स ट्रिगर चुने और एक कपलिंग विकल्प चुने, है ना। तो ट्रिगर कपलिंग का उपयोग करने के लिए हमको क्या करना है, ट्रिग मेन्यू नाम का एक बटन होता है, उसको फंक्शन बटन होता है, उसको हमको पुश करना है और एक एज या तो पल्स ट्रिगर को चुने और एक कपलिंग विकल्पों को भी क्या करना है, हमको चुनना है। आगे है ट्रिगर कपलिंग केवल ट्रिगर सिस्टम को दिए गए सिग्नल को प्रभावित करता है ना। बोला कि जो ट्रिगर कपलिंग है वो केवल ट्रिगर सिस्टम को जो भी हमारा सिग्नल दिया गया है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है ना। आगे है ये स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की बैंडविड्थ या कपलिंग को प्रभावित नहीं करता है ना। तो स्क्रीन पर जो भी सिग्नल हमारा प्रदर्शित हो रहा है उसकी बैंडविड्थ में कोई प्रभाव नहीं आएगा और उसके कपलिंग पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गया हमारा कपलिंग या जिसको बोलते हैं युग्मन। आगे हमारा अधिग्रहण है। क्या है, अधिग्रहण सिग्नल, है ना। सिग्नल को एक्वायर कैसे करना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब आप एक संकेत प्राप्त करते हैं तो ऑसिलोस्कोप इसे एक डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और तरंग प्रदर्शित करता है ना। तो क्या है कि जब ऑसिलोस्कोप क्या करता है, एक सिग्नल दिया जाता है या हम लोग उसमें जब सिग्नल देते हैं तो ऑसिलोस्कोप क्या करता है, उस सिग्नल को क्या करता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और एक तरंग का क्या करता है, उस तरंग का प्रदर्शन करता है। आगे अधिग्रहण मोड परिभाषित करता है कि सिग्नल को कैसे डिजिटल किया जाता है और समय आधार सेटिंग अधिग्रहण में समय अवधि और विस्तार के स्तर को प्रभावित करती है ना। तो जो हमारा अधिग्रहण मोड होता है ये परिभाषित करता है कि जो हमारा सिग्नल है उसको डिजिटल में कैसे कन्वर्ट किया जाना है और समय आधार सेटिंग के हिसाब से अधिग्रहण की जो टाइम अवधि होती है वो कितना होना चाहिए, उसको बढ़ाना है या घटाना है, उसको भी क्या करता है हमारा ये बताता है। हमारा जो है एक्वायरिंग सिग्नल मोड होता है। आगे हमारा अधिग्रहण के मोड, है ना। अधिग्रहण के कौन कौन से मोड होते हैं, हमारा है तीन प्राप्ति मोड होते हैं, यानी अधिग्रहण के हमारे तीन मोड होते हैं। पहला है सैंपल, दूसरा पीक डिटेक्ट और तीसरा होता है हमारा औसत, है ना। तो एक एक मोड को हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारा अधिग्रहण मोड होता है वो एक एक कैसे होता है। आगे है पहला हमारा सैंपल, है ना। सैंपल में क्या है, इस अधिग्रहण मोड में ऑसिलोस्कोप तरंग के निर्माण के लिए सिग्नल समान रूप से अंतराल का क्या देता है, सैंपल देता है ना। तो क्या है सैंपल मोड में क्या होता है, ऑसिलोस्कोप हमारा क्या होता है, वो तरंग के निर्माण के लिए जो भी हम सिग्नल देते हैं वो समान अंतराल पर क्या करता है, इसका सैंपल देता रहता है हमको। आगे है यह मोड ज्यादातर समय संकेत का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है ना। इस मोड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, टाइम सिग्नल को सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए इस मोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे हालांकि यह मोड सिग्नल में तेजी से बदलाव नहीं करता है जो सैंपल के बीच हो सकता है ना। सैंपलिंग के बीच क्या है, अगर सिग्नल में तेजी से बदलाव होता है तो ये उसको नहीं प्रदर्शित करता या उसको नहीं सैंपल ले पाता है। आगे इसका परिणाम एलाइजिंग हो सकता है और संकीर्ण पल्स मिस्ड का कारण भी हो सकता है। ठीक है, अगर जो हमारा सिग्नल के बीच में कोई तेजी से बदलाव हो रहा है तो वो उसका सैंपल ये नहीं ले पाता है, और जो हमारा मान लीजिए उसके बीच में कोई सिग्नल अपना आ रहा है या कोई नॉइज सिग्नल आ रहा है तो उसको, या छोटा सिग्नल संकीर्ण सिग्नल आता है तो उसको नहीं कैप्चर कर पाता है या उसको मिस कर देता है। आगे इन मामलों में आपको डेटा प्राप्त करने के लिए पीक डिटेक्ट मोड का उपयोग करना चाहिए, है ना।
तो मान लीजिए कि सिग्नल में तेजी से बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को ये कैप्चर नहीं कर पाता है हमारा सैंपलिंग मोड, है ना। तो उस बदलाव को भी कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना पीक डिटेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। पीक डिटेक्ट जो हमारा मोड होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसमें सैंपलिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई सिग्नल दिया है ना, इस तरह का कोई सिग्नल इसमें दिया गया है ना। अब सैंपलिंग में क्या करता है, ये सैंपल लेता है, जो भी हमारा सिग्नल आएगा इसका सैंपल लेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में सैंपल लेता है, यानी ये हमारा होता है टाइम का, है ना। और ये हमारा होता है वोल्टेज का, ये हमारा टाइम को दिखाएगा और ऊपर वाला हमारा वोल्टेज को दिखाता है। अब टाइम के बीच में क्या करता है, ये सैंपल लेता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में सैंपल ले लिया, है ना, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में सैंपल ले लिया, या यहाँ से यहाँ के बीच में सैंपल ले लिया। तो इस तरह से क्या करता है, ये डेटा का सैंपलिंग करता है ना। तो इसे बोला जाता है। तो फिर क्या आएगा, हमारा आउटपुट पे जो सिग्नल आएगा वो किस तरह से आएगा, यानी इस तरह से हमारा सिग्नल आएगा, है ना। इस तरह से हमारा क्या आएगा, सिग्नल आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग मेथड बोलते हैं, है ना। तो सैंपलिंग लेके क्या करेगा, जो भी सिग्नल आएगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है ना। ये हो गया हमारा सैंपलिंग। अब इसमें क्या है, सैंपलिंग में कोई भी सिग्नल में अगर कोई भी बदलाव होता है तेजी से, यानी उसमें कोई नॉइस आता है, छोटा सिग्नल आता है, संकीर्ण सिग्नल आता है, तो उसको क्या करता है, ये कैप्चर नहीं कर पाता है। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीक डिटेक्ट मेथड का या पीक डिटेक्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब पीक डिटेक्ट मोड क्या है, दूसरा है हमारा, इस मोड में क्या होता है, बोला कि इस अधिग्रहण मोड में ऑसिलोस्कोप प्रत्येक सैंपल अंतराल पर इनपुट सिग्नल के उच्चतम और निम्नतम मानों को ढूंढता है ना। इस मोड में क्या है, जो भी हमारा है ऑसिलोस्कोप है, वो सैंपल के अंतराल पर इनपुट सिग्नल के उच्चतम और निम्नतम मानों को ढूंढता है ना। तो जो इस मोड में क्या होता है, जो भी सिग्नल हमारा आता है उसके उच्च मान और निम्न मान को क्या करता है, ये ढूंढता है सैंपल के अंतराल में। आगे है, औसत रंग प्रदर्शित करने के लिए इन मानों का उपयोग करता है ना। और उसका क्या करता है, औसत यानी उसका वैल्यू प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, वो इन मान को ढूंढता रहता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम चीज को ढूंढता रहता है एवरेज निकालने के लिए, है ना। आगे है, इस तरह ऑसिलोस्कोप संकीर्ण पल्स को प्राप्त और प्रदर्शित करता है, जो सैंपल होल्ड में, हाँ सैंपल मोड में बच जाएंगे, है ना। तो क्या करता है, जब ये पीक डिटेक्ट करता है, उच्चतम और निम्नतम मान को ढूंढता है, तो ये क्या करता है, उस सिग्नल को भी ये कैप्चर कर लेता है जो सैंपल मोड में बच जाते हैं, यानी जो संकीर्ण सिग्नल आता है उसको भी क्या करता है, ये कैप्चर कर लेता है। बोला कि इस मोड में शोर अधिक दिखाई देता है ना। मान लीजिए कोई सिग्नल में क्या है, नॉइस है, शोर है, तो वो क्या है, इस मोड में अधिक दिखाई देता है, ये क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। मान लीजिए कोई सिग्नल आप उसको ट्रेस कर रहे हैं, उस सिग्नल में मान लीजिए कोई नॉइस आता है, छोटा सिग्नल आता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीक डिटेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। तो उस सिग्नल को क्या करता है, ये कैप्चर कर लेता है। औसत, अगला क्या है, औसत मोड होता है। इस अधिग्रहण मोड में ऑसिलोस्कोप कई तरंगों का औसत प्राप्त करता है और परिणामी तरंग प्रदर्शित करता है ना। तो जो हमारा एवरेज मोड होता है, ये क्या करता है, 2-3 सिग्नल मान लीजिए इसमें दिया गया है, तो उस सब सिग्नल का क्या करता है, ये औसत निकालता है ना। और परिणामी जो भी सिग्नल आता है उसको क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। यादृच्छिक शोर को कम करने के लिए आप इस मोड का उपयोग कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि जो भी मान लीजिए आपने कोई सिग्नल दिया, उसमें नॉइस ज्यादा है, तो उस नॉइस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज मेथड का उपयोग करते हैं, एवरेज मोड का उपयोग करके सिग्नल को क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है ना। अगला टॉपिक, इसके आगे जो भी बचा है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।